चलिए क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, राइट। डेफिनेटली उसके हमने कुछ 5 to 6 लेक्चर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया था। उसका रोल क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, फाइनेंशियल डिसीजंस क्या है, काफी कुछ हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। टुडे विल डिस्कस 9.2 अगेन। एक छोटा सा टॉपिक है, हमें कैपिटल स्ट्रक्चर जो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। ठीक है जी। और डेफिनेटली बेटा ये टॉपिक हमारा ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो आज और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हमारा यूनिट 2 खत्म हो जाएगा। देन विल मूव टू यूनिट 3। तो 3 यूनिट्स में चैप्टर डिवाइड है बेटा, जिसमें हम सबसे पहले हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग और रोल वगैरह वगैरह डिस्कस किया। इसमें हम कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके आने वाले नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिफोर मूविंग फर्दर, राइट, जरा 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर जनरली होता क्या है, राइट। तो एक छोटा सा अगर मैं कॉन्सेप्ट्स की बात करूं, तो जनरली बेटा हम बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट होती है, और डेफिनेटली इधर आप लायबिलिटी नोट करते हैं। अगर मैं टी फॉर्म, प्रीवियस फॉर्म की बात करूं, आज की डेट में तो बेटा आपका नया फॉर्म आ गया, वर्टिकल फॉर्म। ठीक है, और इधर साइड हम जनरली एसेट्स लेते थे। आई होप सो कि आप अकाउंट्स में वर्टिकल फॉर्म ही डिस्कस कर रहे हो बेटा। ये टी फॉर्म ऑलमोस्ट प्रीवियसली प्रोवाइडेड किया गया था कंपनीज एक्ट में, राइट। न्यू कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर उसका शेड्यूल 3 बोले, तो वर्टिकली हमारा बैलेंस शीट बनता है, जहाँ पर लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड्स का वर्टिकल सीक्वेंस है। तो प्रीवियसली अगर हम ऐसे ही बनाते थे बेटा, एक साइड लाइबिलिटी आता था, एक साइड एसेट्स, राइट। तो यहाँ पर जनरली हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज होती थी, सॉरी, नॉन करंट लाइबिलिटीज होती थी, और यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज होती थी, राइट। यहाँ पर करंट एसेट्स होते थे बेटा हमारे, नॉन करंट एसेट्स, और यहाँ पर हमारे पास करंट एसेट्स होते थे। जनरली ऐसी तो हमारी बैलेंस शीट बनती थी। फिर यहाँ पे जो भी आपका डेटा बनता था, वहाँ पे आप प्रेजेंट करते थे। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, इवन तो डेफिनेटली पढ़ा भी होगा, तो इसके सर कुछ हिस्से जो हमारे होते थे, वो इक्विटी कैपिटल को प्रेजेंट करते थे, या फिर इसको इक्विटी कैपिटल ना बोल के हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। शेयर कैपिटल होती थी बेटा, और एक होती थी डेट कैपिटल। होती थी क्या, मतलब होती है। अब जरा ध्यान सुनिएगा, तो दो तरह की सिचुएशन यहाँ पर आप देखते थे लॉन्ग टर्म कैपिटल्स में, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में एक्चुअली। तो इसमें आपकी दो चीज आती थी बेटा, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। इसमें जनरली बेटा हमारा डिवेंचर्स वगैरह आता था। तो देयर इज अ सिचुएशन, तो कंपनी बेटा अपने शेयर कैपिटल और डेट कैपिटल को अगर मैं समराइज कर दूं, इकट्ठा बोलूं, तो इसको कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम से जानती है। अगर मैं एक बेसिक टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करूं इसको, बिफोर डिस्कसिंग द एंटायर डेफिनेशन ऑफ दिस कैपिटल स्ट्रक्चर, तो जनरली क्या होता है, कंपनीज में जो बैलेंस शीट बनती है, वहाँ पर जो नॉन करंट लायबिलिटी का कॉलम होता है, उसमें जो भी आप कैपिटल प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो डेट हो चाहे इक्विटी हो, अगर मैं इसको समराइज फॉर्म में बोलूं, राइट, कलेक्टिवली अगर मैं इसको बोलूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर नथिंग इज जस्ट, ये क्या प्रेजेंट करता है बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या समझ आता है। इस कॉन्सेप्ट से सर हमें ये समझ आता है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इंक्लूड करती है वो सारे सोर्सेस जिनसे कंपनी फंड्स वगैरह रेज कर सकती है फॉर द लॉन्ग टर्म। यस और नो, डेफिनेटली करंट लायबिलिटीज में हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस का सोर्स आता था, और जो नॉन करंट लायबिलिटीज होती है जनरली वो शो करती हैं उस कैपिटल को जहां पर हम फाइनेंस कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस, राइट। और वो लॉन्ग टर्म होता था। तो अल्टीमेटली देखो, अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं बेटा, जस्ट कॉन्सेप्ट्स के थ्रू अगर हम देखें, तो सर ये जो कैपिटल साइड है, ऐसे लाइबिलिटीज का जो कैपिटल शो हो रहा है, इस कैपिटल में जनरली हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, यानी कि सर फंड्स जो कंपनी ने रिसीव करे हैं फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस, दिस इज द कलेक्टिवली नोन एज कैपिटल। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आई होप सो कि आपको समझ आ गया हो बेटा कॉन्सेप्ट। तो यही चीजें बेटा हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होती है, राइट। कंपनी किस किस सोर्सेस से पैसा ले सकती है बेटा, जिसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर में कंसीडर करेंगे। फिर मैं आपको कुछ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाऊंगा, कुछ कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, राइट। और अल्टीमेटली इक्विटी और डेट और प्रेफरेंस वगैरह में डिफरेंस वगैरह भी थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज और डिफरेंस भी हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है जी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जहाँ पर हम जनरली अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना सीखेंगे, जो कि एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है बेटा, जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो एक छोटा सा चैप्टर है अगेन, बट इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। उसको फटाफट से नोट कीजिए बेटा। फिर हम आगे फर्दर बनते हैं, इसके डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा आपको।
हेडिंग डाल दो बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आई होप सो कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर क्लियर ना हो तो प्लीज वीडियो से दोबारा से रिवाइंड करके इसको देख लीजिएगा। तो जरा ध्यान से देखिए कि सर कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ ही लिया। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा सर? तो देखिए जरा ध्यान से। कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू रिलेटिव proportion, relative proportion of different source of long term finance in order to understand clearly the meaning। ठीक है, ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो कहते हैं वी हैव टू नो अबाउट। तो दो चीजें बेटा हमें पढ़नी पड़ेंगी बेसिकली। अभी हम इसका डिस्कशन करेंगे काफी डिटेल में। एक होता है कैपिटलाइजेशन, एक होता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, एक हमारा होता है कैपिटलाइजेशन और एक होता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। हालांकि इनका ना मीनिंग कुछ वाइडर कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। आपको ना मैं इसको डेफिनेशन की हेल्प से समझाता हूँ। या एक काम कीजिए, पहले इसकी थ्योरी आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसको ना एक सिंपल कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा 2 मिनट में। तो कहते हैं कैपिटलाइजेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, और जनरली फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब होता है इट रेफर्स टू द composition of the liability side ऑफ द बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट में यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, आप इसको प्लीज पूरा लिखिएगा क्योंकि आप फ्यूचर में कंफ्यूज हो जाएंगे जब आप रिवीजन करेंगे। तो ठीक है, इसको शॉर्ट में आप लोग मत लिखना दिस इज बैलेंस शीट। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, इधर देखो मैंने एक बैलेंस शीट बनानी है। ध्यान सुनिएगा प्लीज। कैपिटल स्ट्रक्चर अगर मैं बेसिक मन समझे तो उसके लिए डेफिनेटली हमें दोनों सी चीजें देखनी पड़ेंगी। मान लो मैं एक बैलेंस शीट बनाता हूँ जहाँ पर डेफिनेटली वी हैव सम थिंग्स। हमारे पास कुछ बेसिक बातें होंगी बेटा यहाँ पे। हम अगेन बेटा मैं आपको वर्टिकल फॉर्म वाला नहीं बता रहा। ठीक है, ये थोड़ा हम समझने के लिए इसको समझ रहे हैं, तो एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देख रहे हैं। एसेट्स और लाइबिलिटी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा प्लीज। मान लीजिए यहाँ पे होता क्या, जनरली हम नॉन करंट लाइबिलिटीज को यहाँ शो करते हैं, जिसमें आपकी इक्विटी शेयर्स आ गए, प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, डेट डिबेंचर्स आ गए, राइट, लॉन्ग टर्म डेट आ गया एक्सेट्रा। और यहाँ पे जनरली हमारी करंट लाइबिलिटीज भी आती है बच्चे। तो अच्छा, ये अमाउंट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है ना, तो खाली भी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, अमाउंट अमाउंट लिखने की जरूरत है नहीं आपको। बेटरली पता है कंपनी अकाउंट में आपने बहुत सारी बैलेंस शीट बना रखी होंगी, तो वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। और जो दूसरा सेगमेंट है हमारा नॉ करंट लायबिलिटीज में, इसमें आपने पढ़ा होगा बिल्स पेबल्स, क्रेडिटर्स, राइट एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। अब सर यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स आती थी हमारी। अच्छा वैसे तो इसका कोई लेन देन है नहीं, बट फिर भी लिख लेते हैं। जिसमें आपकी फिक्स एसेट्स हो गई वगैरह वगैरह, फर्नीचर वगैरह हो गया वो, ठीक है ना, ये सारी होगी। और करंट एसेट्स में आपकी जनरली यहाँ पर डेटर्स वगैरह या बिल्स रिसीवेबल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते थे। तो फिर अल्टीमेटली आपका एक अमाउंट आता था जो कि एक टैली सिस्टम बनता है। तो अब जनरली अब यही पढ़ते होंगे बैलेंस शीट में। अगर बेटा मैं लाइबिलिटी साइड का पूरा पोर्शन की बात करूं,
डोंट यू थिंक दिस इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस? अभी थोड़ा देर ना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म छोड़ देना, 2 मिनट ध्यान सुनना। अगर मैं लाइबिलिटी साइड को पूरा ले लूं तो ये तो सोर्स ऑफ फाइनेंस ही तो है। यानी कि सर कंपनी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से फाइनेंस इकट्ठा कर रही है, चाहे वो बिल्स पेबल्स हो, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो, चाहे डेट कैपिटल हो, चाहे लॉन्ग टर्म लॉन्स हो। तो अल्टीमेटली ये लॉन्ग टर्म लॉन्स है बेटा, यहाँ पर कहीं लॉन्ग टर्म से आप कंफ्यूज मत होना, दिस इज लॉन। ठीक है, तो अल्टीमेटली कंपनी तो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ फाइनेंस ही तो है कंपनी का ही। तो सर कहते हैं लाइबिलिटी साइड का अगर मैं नॉन करंट लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज को ले लूं, दिस इज द कंप्लीट थिंग। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ये कंपनी का एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। प्लीज ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा। अगर मैं पूरी लाइबिलिटी साइड की बात करूं, चाहे वो करंट लाइबिलिटीज का सिचुएशन हो, चाहे नॉन करंट लाइबिलिटीज का सिचुएशन हो, ये पूरी की पूरी जो एक लाइबिलिटी साइड है, ये हमारी क्या है बेटा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो देखिए, इट रेफर्स टू द कंपोजिशन ऑफ लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है जी। तो चाहे वो नॉन करंट एसेट्स हो, सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटीज हो, चाहे वो करंट लाइबिलिटीज हो, ये दोनों को ही बेटा हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। बट अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात करूं, अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात करूं, तो ये भी तो फाइनेंस का सोर्स ही है। बट सर यहाँ पर फाइनेंस का सोर्स लॉन्ग टर्म में कंसिडर हो गया। किसमें हो गया बच्चे? लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म होता है हमारा, विद इन द 1 ईयर विल हैव टू पे ऑल लाइबिलिटी रिलेटेड टू करंट। बट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का जो पेमेंट पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है, वो लॉन्गर होता है बेटा। 5 साल, 10 साल, वट एवर कंपनी डिसाइड करे। इक्विटी शेयर का तो बेटा होता ही नहीं, परमानेंट होती है इक्विटी शेयर। राइट। अब सर लॉन्ग टर्म फाइनेंस को अगर मैं लूं, जनरली मैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस को लूं, तो इसको बेटा हम कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? कैपिटलाइजेशन। और यही कॉन्सेप्ट हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का भी है। देखो क्या डेफिनेशन कह रहा है। कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। बेटे किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंस की। तो यही कॉन्सेप्ट कैपिटलाइजेशन होता है। हालांकि इसमें छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, वो भी नोट पॉइंट में लिखूंगा मैं आपको, कि कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर में एक जरा सा डिफरेंस है, वो क्या है बताऊंगा। बट अभी के लिए सिर्फ इतना देखेगा। सर अगर मैं लाइबिलिटी साइड का सिर्फ लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स देखूं, तो उसको हम कैपिटलाइजेशन या कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। और अगर मैं पूरी सिचुएशन को कंसिडर करूं, दिस इज बेसिकली कंसिडर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, देख लो। इट रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल। समझे? वो डिफरेंस क्या हुआ मैं नोट में लिखूंगा, पहले मुझे बेसिकली बताइए बेटा कि आपको समझ आए कैपिटल स्ट्रक्चर का बेसिक मतलब। देखो अगर आप नॉर्मली डेफिनेशन से पढ़ेंगे ना बेटा, आपको शायद कंफ्यूजन हो जाए। राइट, ये बैलेंस शीट आप बनाते ही हैं नॉर्मली, डेफिनेटली आपको इस एग्जांपल से ज्यादा बेटर क्लियर हुआ होगा बेटा। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब, कैपिटलाइजेशन का मतलब, या फिर फाइनेंशियल सॉरी कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटलाइजेशन, तीनों का मीनिंग आपको आई होप से समझ में आ गया होगा। बट एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं आपको करवाऊंगा, पहले मुझे बताइए तो आपको क्लियर हो गया ये? चलिए इसको नोट कीजिए बेटा फटाफट से, एग्जाम्पल को भी नोट कर लेना। देखो जरा अगर मैं बात करूं, कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है बेटा, बिल्कुल सिमिलर है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना। बट एक छोटा सा माइनर सा पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। सर जनरली ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन को बेटा जनरली हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है। और जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेशन से, माइनर सा डिफरेंस है बेटा ये। जनरली बोथ कॉन्सेप्ट्स आर सेम, मैं पहले बता दूं, बोथ आर सेम, सेम ही है, बिल्कुल सेम। बट एक लिटिल सा डिफरेंस है, बता दूं कैसे। जैसे अभी अपने बैलेंस शीट में देखा कि अपने लाइबिलिटी साइड में, मान लो मैंने लिख दिया इक्विटी शेयर्स, मैंने लिख दिया जी प्रेफरेंस शेयर्स, मैंने लिखा डेबेंचर्स, मैंने लिखा लॉन्ग टर्म लोन। राइट। और कंपनी ने इन सबसे फाइनेंस लिया हुआ। लेट अस अज्यूम इक्विटी शेयर से बेटा हमने 20 लाख रुपए ऑब्टेन करे हैं, प्रेफरेंस शेयर से 10 लाख रुपए, डेट से विल रिसीव 5 लाख रुपीस, और लॉन्ग टर्म लोन हमने ले रखे हैं 2 लाख।
अगर मैं बोलूँ सर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर दिस इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, इक्विटी शेयर। अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करूँ, मैं अगर जनरली आपसे पूछूंगा तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, तो आप बोलोगे सर इक्विटी शेयर है 20 लाख, टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर बताओ बोलूंगा, तो आप इसको सम कर दो। तो जनरली इक्विटी शेयर्स हैं, आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं, आपके डिवेंचर्स हैं, और आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंस हैं। ठीक है, बट अगर मैं बोलूँ कैपिटलाइजेशन क्या है, तो आप अल्टीमेटली मुझे क्या बताओगे? इस फंड्स, इसके क्वांटिटेटिव फिगर्स। सेम है कॉन्सेप्ट, बस एक चीज क्वांटिटेटिव फिगर्स को समझा रहा है कि भैया इतनी क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव फिगर्स है। और एक टर्म जो है कैपिटल स्ट्रक्चर, वो बेसिकली किसको दिखा रहा है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो दिस इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। तो जनरली आप ये बोल सकते हो सर, एक क्वांटिटेटिव फिगर्स को समझाता है और एक क्वालिटेटिव पॉइंट को समझाता है। यानी जनरली मैं बोलूँ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, तो बोलोगे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कैपिटलाइजेशन क्या है कंपनी का, तो दैट इज इक्विटी शेयर में सर 20 लाख है, तो 20 लाख इज अ क्वांटिटेटिव नंबर, राइट? तो इस चीज को कैपिटलाइजेशन के नाम से हम जानते हैं। दिस इज द बेसिक एंड माइनर डिफरेंस, एंड आई होप सो आपको समझ में आया हो। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। फिर अगेन हम कुछ बेसिक बातें और डिस्कस करते हैं। नोट करो इसको। देखिए, जैसे कि आपने देखा हमारे पास लॉन्ग टर्म फाइनेंस के बहुत सारे सोर्स होते हैं। अगर मैं जनरली बात करूं तो इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स, राइट? हमने प्रीवियस क्लास में भी इनको काफी लिखा था, राइट? आई थिंक many times we'll use these words: equity shares, capital, preference share capital, debentures, long term loans, retained earning, etc. ठीक है, तो these are the source जो हम ऑलरेडी काफी लिख चुके हैं, तो दोबारा बार बार रिपीट करने की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूँ। सर जनरली हमने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है? और अगर मैं जनरली बात करूँ तो कैपिटल स्ट्रक्चर को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। पहला अगर मैं बोलूँ तो इक्विटी कैपिटल बोल देते हैं इसको, या इक्विटी कैपिटल ना बोल के हार्मोनाइज वर्ड ले लेते हैं, दैट इज शेयर कैपिटल, जिसमें इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों आ गए। और एक मैं ले लेता हूँ डेट कैपिटल। ठीक है, जनरली बेटा मैं इसको डिवाइड करता हूँ दो सिचुएशन में, तो बिल्कुल ध्यान से देखेगा। आपको डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं कुछ पॉइंट आपको समझाऊंगा, दैट्स व्हाई मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो सर अगर मैं इक्विटी शेयर्स की बात करूँ, तो इसमें कुछ रिस्क होगा, और डेफिनेटली कुछ कॉस्ट भी होगी। और सर डेट में भी कुछ रिस्क होगा और कुछ कॉस्ट होगी। अब यहाँ पे दो चीजें हैं सर। मैं डेट और रिस्क की बात करूं, सॉरी, रिस्क और कॉस्ट की बात करूं, तो ये दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस कर सकता हूँ, दैट इज इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं अगर इक्विटी शेयर्स की भी बात करूं, तो ये भी हम दो दो सिचुएशन में इसको पढ़ सकते, सॉरी डेट कैपिटल की बात करूं तो इसको भी हम दो सिचुएशन में डिवाइड कर सकते हैं: इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू और कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि डेफिनेटली बेटा अगर आप मान लीजिए कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है, जैसे देखो, मान लो कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू करे, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे, कंपनी ने डिवेंचर्स इशू की है, ठीक है ना? तो जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है, तो कौन खरीदते हैं बेटा इसको? इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स। और अगर मैं प्रेफरेंस शेयर की बात करूं, तो कौन परचेस करता है उसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अल्टीमेटली दीज आर बिलोंग्स टू द इन्वेस्टर्स। और यहाँ पर अगर बात करूँ तो डिवेंचर्स होल्डर परचेस करते हैं इसको। तो इसका मतलब सर कंपनी के लिए स्ट्रक्चर है, तो डेफिनेटली इनका भी इन्वॉल्वमेंट भी तो है। कंपनी इशू कर रही है, तो कंपनी को कुछ रिस्क है उसमें, बिल्कुल रिस्क है सर। और कंपनी को कोई कॉस्ट आती है, बिल्कुल आती है सर। सर इन्वेस्टर परचेस कर रहा है उस शेयर्स को, उस प्रेफरेंस शेयर्स को, उस डिवेंचर्स को, तो क्या इन्वेस्टर के लिए भी कुछ रिस्क है? हाँ जी सर, बिल्कुल है। तो क्या इन्वेस्टर के लिए भी कुछ कॉस्ट है? बिल्कुल है सर। ठीक है ना? तो ध्यान सुनिएगा, अगर मैं बात करूं जनरली इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं डेट कैपिटल की बात करूं, तो इन्वेस्टर को, सॉरी, अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं, तो इन्वेस्टर को बेटा रिटर्न क्या मिलेंगे? हाई मिलेंगे, लो मिलेंगे? हाँ जी, तो रिटर्न्स मिलने के चांसेस बेटा यहाँ पर हाई होते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड रिटर्न है, कोई लिमिट नहीं होती बेटा। इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो रिटर्न भी बहुत ज्यादा मिल गया। बट अगर मैं डेट कैपिटल की बात करूँ, तो यहाँ पर एक फिक्स रिटर्न मिलता है, तो यू कैन से इन्वेस्टर को थोड़ा रिटर्न सर कम मिलता है, लो रिटर्न है। ठीक है जी। और अगर मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क की बात करूं, दैट इज इक्विटी कैपिटल की, तो सर यहाँ रिस्क भी हाई है। माइट भी ना, जिस स्पीड से शेयर बढ़ता है उस स्पीड से शेयर गिर भी तो गया, तो क्या यहाँ पर रिस्क भी कम हो गया? सर
कंपनी भले डूब जाए, आपको डेट कैपिटल में पैसा जरूर मिलेगा, भले वो एसेट्स बेच के मिले, क्योंकि एक टर्म होता है कोलैटरल सिक्योरिटी का, वो यूज होता है डेट में। तो जहां पर कंपनी के एसेट्स को सेल करने के बावजूद बाद भी कंपनी इन्वेस्टर्स को रिटर्न वगैरह पे करती है, तो सर यहाँ पर रिटर्न्स भी कम है और तो रिस्क भी कम है। और इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूँ, जनरली इक्विटी शेयर बोलते हैं बेटा, तो जो इन्वेस्टर्स है उसको डेफिनेटली यहाँ पर हाई रिटर्न्स मिल रहे हैं और हाई रिस्क भी है। जनरली इक्विटी शेयर ही मार्केट में इशू होता है बेटा, वो जो लिस्टेड कंपनीज स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर हम जनरली इक्विटी शेयर की ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब सर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, तो क्या कंपनी जब इक्विटी शेयर इशू करेगी तो क्या उसको रिस्क ज्यादा है? हाँ जी सर, कंपनी को रिस्क ज्यादा है, राइट, क्योंकि बेटा इसमें ओनरशिप का सवाल होता है और कंपनी की ओनरशिप जाने के चांसेस होते हैं। तो क्या कॉस्ट भी ज्यादा आती है बच्चे? बिल्कुल सर। क्या कॉस्ट ज्यादा आती है? जनरली कहते हैं सर कॉस्ट ना लो आती है। कॉस्ट लो है। कॉस्ट लो क्यों है? अच्छा, यहाँ पर ना मैं आर लिख रहा हूँ। आर स्टैंड फॉर रिस्क और सी स्टैंड फॉर कॉस्ट। तो आर स्टैंड फॉर रिस्क, सी स्टैंड फॉर कॉस्ट, ठीक है। आर स्टैंड फॉर रिस्क, सी स्टैंड फॉर कॉस्ट। तो सर कंपनी को यहाँ पर क्या है, रिटर्न ज्यादा मिलेंगे, सॉरी, रिस्क ज्यादा है, और कॉस्ट क्या बेटा, लो होती है। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट का तो बर्डन होता नहीं कंपनी के ऊपर। अब डेट कैपिटल में ना रिस्क लो होता है, कंपनी के लिए रिस्क क्या होता है बेटा, लो होता है डेट कैपिटल में। बट कंपनी के जो रिस्क, कंपनी का जो कॉस्ट है वो हाई हो जाता है। कंपनी के जो कॉस्ट होते हैं बेटा वो क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। बेटा तो नहीं बोल दिया? एक सेकंड रुक जाओ। मैं डेट कैपिटल में कॉस्ट लो होगी, सॉरी, कॉस्ट है ना वो लो होगी, क्योंकि कंपनी को इशू करने में ज्यादा कॉस्ट नहीं आती है। कॉस्ट जो है वो लो है, ठीक है। और जो रिस्क एसोसिएट है वो हाई है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के ना लिक्विडेशन की प्रॉब्लम भी आ जाती है। एक सेकंड रुक जाना, रुक जा भाई। तो ये हाई हो जाता है हमें रिटर्न रिस्क, ठीक है। और अगर मैं इक्विटी शेयर्स की बात करूं, तो यहाँ पर कॉस्ट हमारी हाई हो जाती है। ये उल्टा लिख दिया बेटा मैंने। रिस्क हमारे लो हो जाएंगे और कॉस्ट हमारी हाई हो जाएगी। देखो कैसे, अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ कि इक्विटी शेयर में रिस्क कम है, राइट, रिस्क क्या बेटा यहाँ पर कम है, क्योंकि जनरली कंपनी अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर देती है और कंपनी के ऊपर ये बर्डन नहीं होता कि वो इक्विटी शेयर को डिविडेंड दे टाइमली। ये कोई जरूरी नहीं होता बेटा। और ये परमानेंट कैपिटल है, तो फिक्स कॉस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। बट यहाँ पर कॉस्ट हाई होती है इशू करने की कॉस्ट। जब कंपनी को आईपीओ लेके आती है बेटा, शेयर मार्केट में इशू करती है, तो वहां पर कंपनी को ना बहुत सारी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, राइट। एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ता है वगैरह वगैरह। बट अगर मैं डेट कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, रिस्क तो बहुत ज्यादा है, क्यों, कंपनी के ना यहाँ पर लिक्विडेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने एक भी बार फिक्स कॉस्ट की रिटर्न पे नहीं करी, ठीक है, इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो कंपनी की लिक्विडेशन तक की प्रॉब्लम आ जाती है बेटा, क्योंकि एसेट्स को बेचने का राइट होता है किसके पास, डेट होल्डर्स के पास। और यहाँ पर कॉस्ट कम है बेटा, जब हम इसको इशू करते हैं तो इतना खर्चा कंपनी को नहीं आता, ठीक है। तो जनरली ना मैंने जो आपको पढ़ाया पहले जो मैं बता रहा था, वो एक अलग ऑस्पेक्ट से लेके चल रहा था। दैट्स व्हाई वो एक्चुअली गलत नहीं था। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इक्विटी शेयर में भी रिस्क बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो हम ये परफेक्टली नहीं कह सकते कि ये पॉइंट जो हमने अभी पढ़े बिल्कुल ही करेक्ट है। तो कहीं कहीं पे ये भी होता है कि सर मान लो मुझे ऑनरशिप कंसर्न है, तो मेरे लिए तो रिस्क बढ़ जाएगा इक्विटी शेयर में बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट वो मिक्सचर हो गया मैंने, ठीक है ना। तो जो मैंने पहले बताया वो भी शायद गलत नहीं था, ठीक है जी। यहाँ पर हम जनरली इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, इसको लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है जी। कोई डाउट है तो पूछ लो भैया, लिख लो उसको फटाफट, डिस्कस करेंगे। देखो जी, मुझे आपको ना दो चीजें पढ़ानी है, डेट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसमें कुछ बातें आपके सिलेबस में गिवन है। हालांकि बेटा देखो, मैं ना आपको यहाँ पे ना इक्विटी शेयर और डेट प्रेफरेंस शेयर या डेट कैपिटल्स डिटेल में नहीं पढ़ा सकता। रीजन बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको डिटेल में पढ़ाने लगा तो डेफिनेटली 3 से 4 क्लासेस तो मुझे इन्हीं को समझाने में लग जाएंगी,
और आपके सिलेबस में दिया भी नहीं है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता कि हम इसको डिटेल में पढ़ें। बट हाँ, कुछ बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। जैसे अगर डेट कैपिटल और प्रेफरेंशियल कैपिटल की बात करूँ, तो इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और इनमें क्या डिससिमिलैरिटीज हैं। ठीक है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये देख लेते हैं बेटा। देखो, अगर मैं सिमिलैरिटीज की बात करूं, तो पहला पॉइंट कहता है, सर कंपनी पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ठीक है, तो अगर जनरली मैं बात करूं, सर इंटरेस्ट किसको मिलेगा जी? डिवेंचर होल्डर्स को, डेट कैपिटल को यू कैन से। और अगर मैं डिविडेंड की बात करूं, तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। यहाँ पर बेटा डिवेंचर ना लिख के हम एक काम करते हैं, डेट होल्डर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये पहली सिमिलैरिटीज है सर, कंपनी दोनों ही होल्डर्स को, चाहे वो डेट होल्डर्स हो चाहे वो इक्विटी सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, इनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड देते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आपने अकाउंट्स में सवाल करे होंगे, तो आपने देखा होगा 9% ऑफ डिवेंचर्स, आपने देखा होगा 10% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, राइट? 10% प्रेफरेंस शेयर, उसके आगे 10% या 9% कुछ भी इंटरेस्ट रेट लिखा रहता है। वो ये रीजन होता है बेटा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और डेट होल्डर्स को एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न या डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करती है। द फर्स्ट बेनिफिट, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं हम नेक्स्ट पॉइंट में कवर करेंगे। ठीक है ना, डिससिमिलरिटीज में कवर करेंगे। बिल्कुल कहता है सर, दोनों ही कैपिटल, both of capital are less costly than equity share capital। ठीक है, दोनों ही कैपिटल बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल से क्या है बेटा, लेस कॉस्टली। दिस इज द वन ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ बिटवीन दीज टू थिंग्स। तो ये जनरली हमने सिमिलैरिटीज पढ़ा, बेसिक से पॉइंट। अब सर अगर मैं डिससिमिलैरिटीज की बात करूं, तो कंपनी ने, ध्यान से सुनिएगा, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, डिविडेंड पे करती है फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से। बट यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि सर डिविडेंड देना और इंटरेस्ट देना क्या ऑलवेज मैंडेटरी है? बिल्कुल ध्यान सुनना, कि डिविडेंड देना और इंटरेस्ट देना क्या ऑलवेज मैंडेटरी है? तो यहाँ पर मैं दो पॉइंट लिखूंगा, प्लीज अभी लिखना बिल्कुल भी मत, आप लोग पहले समझते रहो। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं और डिविडेंड की बात करूं, देखो ये डिविडेंड एक्चुअली बेटा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रेफरेंशियल होल्डर्स की। ठीक है ना, तो कहते हैं ऑलवेज पेबल, ऑलवेज पेबल, राइट? ऑलवेज पेबल यानी कि इन एनी सिचुएशन, इन एनी सिचुएशन वेदर कंपनी, वेदर कंपनी हैड प्रॉफिट और नॉट, कंपनी के पास प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है, कंपनी हमेशा इंटरेस्ट पे करेगी, भले उसको एसेट्स बेच के क्या करना पड़े बेटा, प्रॉफिट देना पड़े। प्रॉफिट और नॉट प्रॉफिट, प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओनली पेबल व्हेन कंपनी हैड प्रॉफिट्स, यानी कि जब कंपनी बेटा लॉस में होगी, तो उसको डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने की जरूरत नहीं है। कंपनी डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तभी देगी जब कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं। अगर प्रॉफिट्स नहीं है, तो डेफिनेटली डिविडेंड भी आपको पे नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट सिमिलरिटीज बिटवीन दीस टू थिंग्स। आई होप सबको समझ आ गया होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, सर एक और पॉइंट होता है, अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, यानी कि कंपनी अगर इंटरेस्ट पे कर रही है या कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, सर यहाँ पर जनरली क्या होता है, इंटरेस्ट में ना गवर्नमेंट हमें टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करती है, और यहाँ पर नो एनी टैक्स बेनिफिट, उल्टा टैक्स देना पड़ता है बेटा।
एक से है बेनिफिट्स का स्पेलिंग। उल्टा बेटा डिविडेंड टैक्स हमें सीडीटी पे करना पड़ता है, बट इंटरेस्ट में हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। सर ये कैसे, टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जनरली क्या होता है, जब कंपनी को प्रॉफिट्स आते हैं ना, तो उसको हम एक नाम देते हैं EBIT। आगे चल के मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, हालांकि आप एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिएगा। जब मैं आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, तो वहां पर मैं आपको काफी डिटेल में कराऊंगा। तो EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो कंपनी कहती है भैया, अगर आपने गवर्नमेंट कहती है अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है, तो उस इंटरेस्ट को माइनस करो और आप निकालो EBT, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स, और इस पे टैक्स दो। ठीक है, तो यानी कि क्या इंटरेस्ट पे करने का कंपनी को बेनिफिट मिल गया, क्या इंटरेस्ट के ऊपर हमने टैक्स सेव कर लिया। हाँ जी सर, कंपनी ने क्या कर लिया बेटा, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स बचा लिया, तो उसको बोलते हैं टैक्स सेव। जितना भी हमने इंटरेस्ट पे किया था, उस पर हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट जब कंपनी डिविडेंड पे करती है बेटा, तो कंपनी पे करती है बेटा सीडीटी, या इन्वेस्टर पे करता है एक लिमिट के बाद। सीडीटी होता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ठीक है, ये कंपनी को पे करना पड़ता है बेटा। तो यहाँ पर टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, यहाँ पर टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिसिमिलैरिटीज है बेटा डेट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बीच में। आई होप सो आपको समझ में आया हो। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर का सिनेरियो था, यहाँ पर हो गया खत्म। अब जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा, वहां पर मैं आपको जनरली फाइनेंशियल लिवरेज और फाइनेंशियल रिस्क और ट्रेडिंग और इक्विटी कराऊंगा। छोटा सा पॉइंट है, बट हमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो दैट्स व्हाई बेटा मैं इसको आज नहीं कराऊंगा आपको। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट, वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में बेटा ये वाला चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको सारी बातें समझ में आई हूँ प्रॉपर तरीके से। बच्चे किसी को डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है इसमें कोई डाउट वगैरह होगा बेटा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और आज की क्लास में यही समाप्त कर रहा हूँ बेटा, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इसको प्लीज अब नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी, ओके जी, चलिए बाय।